नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन पे। मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज़। दोस्तों, हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री की 4 सीरीज़ पहले आ चुकी है। जिसने भी नहीं देखा वो पहले जाके उनको देख ले। और आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ जो 5वीं सीरीज़ है उसकी। राजस्थान प्री पीजी में एग्रो फॉरेस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उसी के अनुसार अपन ने फॉरेस्ट्री की ये सीरीज़ लेके आई है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अभी तक नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इससे हमारा हौसला और आगे बढ़ेगा। हम आपके लिए और नेक्स्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे और इससे आपका टाइम बिना ख़राब किए हुए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट 5वीं सीरीज़ पे। तो अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ ट्री एंड अंडरग्रोथ इज पॉपुलर नाउ एज। अगर मतलब किसी एरिया पर लार्ज एरिया में अपन ट्री ग्रो करते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, ट्री कहते हैं या श्रब। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, फॉरेस्ट। लार्ज अगर किसी लार्ज एरिया पर अपन ट्री ग्रो करते हो तो उसको अपन फॉरेस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 70% इज नाउ एज। अगर अपने किसी फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक है तो अपन उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मॉडरेट, स्कर्ब, वेरी डेंस एंड डी है नॉन फॉरेस्ट। तो अगर अपनी कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70% होती है तो उसको अपन बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एग्रीकल्चर सिस्टम वेयर फूड क्रॉप आर ग्रो इन वाइड स्प्रेड बिटवीन रो एंड ट्री और सर्ब प्लांटेड ऑन फील्ड। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि एग्री सिल्वीकल्चर का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें अपन ट्री मतलब दोनों साइड ट्री की रो है और बीच में जो वाइड स्प्रेड बचता है उसमें अपन फूड क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तांगिया कल्टीवेशन, बी एले क्रॉपिंग, सी एग्रो फॉरेस्ट्री, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एले क्रॉपिंग। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, एले क्रॉपिंग क्या होती है? एले क्रॉपिंग होती है दोनों साइड होते हैं किसी ट्री की रो होती है और जो बीच में वाइड स्पेस खाली जगह बच जाती है उसमें अपन फूड क्रॉप ग्रो करते हैं, उसको एले क्रॉपिंग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 4, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें अपना राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। ट्री कवर एंड फॉरेस्ट दोनों के लिए ये पूछा है तो इसमें ट्री कवर एंड फॉरेस्ट ट्री कवर तो है 2.89% एंड फॉरेस्ट कवर है जो अपना 21.67% है। तो दोनों को मिला के 24.56%। तो अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ट्री कवर है 2.89%, ये तो हो गया ट्री कवर। एंड अगर अपनी फॉरेस्ट ओनली फॉर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर हो जाएगा अपना 21.67%। दोनों को मिला के ट्री एंड फॉरेस्ट कवर दोनों को मिला के हो गया 24.56%। अगर एरिया में पूछा जाए तो 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर ये हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सर्टेन प्लांट और सीडलिंग आर कट फ्रॉम नियर ग्राउंड लेवल द प्रोडक्ट फ्लश ऑफ फ्रेश सूट। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर अपन किसी प्लांट को ग्राउंड लेवल के पास से कट कर देते हैं और उसके बदले में अपन को फ्रेश सूट वहाँ से मिलती है तो इस प्रैक्टिस को अपन क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को अपन कूपिंग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कूपिंग। दोस्त, जैसे मतलब कहने का मतलब है जैसे ये अपना एक प्लांट है, यहाँ पे इस प्लांट को अपन यहाँ से नियर द ग्राउंड सरफेस यहीं से कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कट कर देंगे तो फिर अपन जो नेक्स्ट जब वापस ये ग्रो करेगा तो उस टाइम पे यहाँ से जो कट किया था ना ये
ग्राउंड लेवल, यहाँ से ये सूट बहुत संख्या में सूट यहाँ से प्राप्त होती है। तो इस प्रैक्टिस को अपन बोलते हैं कुपिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्री स्पीशीज। किसी ट्री की डिस्क्रिप्शन, उसकी क्लासिफिकेशन, इसका अध्ययन करते हैं अपन, वो साइंस होती है अपनी डेंड्रोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इस आंसर का डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइज ऑफ ट्री स्पीशीज इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बाई मिस्टेक एल लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैब्लिशिंग, टेंडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट स्टैंड ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऑप्शन ए विंड ब्रेक, बी शेल्टर बेल्ट, सी सिल्वीकल्चर, डी एग्रोफॉरेस्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द तांग्या कल्टीवेशन तांग्या फर्स्ट इवोल्व, तांग्या सबसे पहले कहाँ पे इवोल्व हुआ था? तो ये है अपना ऑप्शन डी राइट आंसर। तांग्या बर्मा में सबसे पहले कौन सी कंट्री में होता? बर्मा में 1850 में तांग्या इवोल्व हुआ था। और इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि तांग्या इंडिया में कब, इंडिया में तांग्या हुआ था 1890 में इंडिया में आया था। और सर ब्रेंडिस तांग्या को इंडिया में लेके आए थे। और सन 1896 में नॉर्थ बंगाल में सबसे पहले इसको कल्टीवेशन किया गया था तांग्या का। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। इन पूरे वर्ल्ड में तो आया था बर्मा में सबसे पहले 1850 में, और इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1890 में। और कौन इंट्रोड्यूस किया था? सर डेंड्रिच ब्रेंडिस ने इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे पहले इसका कल्टीवेशन किया गया था नॉर्थ बंगाल में 1896 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है जापान में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुडलैंड और फॉरेस्ट वर्ड फॉरेस्ट, वुडलैंड और फॉरेस्ट वर्ड फॉरेस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? फॉरेस्ट विच मीन्स आउटसाइड ऑफ द विलेज बाउंड्री। तो दोस्त क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फॉरेस्ट वर्ड है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का अर्थ होता है आउटसाइड द विलेज बाउंड्री। तो दोस्तों अपना फॉरेस्ट वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड के कौन सा लैटिन वर्ड है? फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का अर्थ होता है आउटसाइड ऑफ द विलेज बाउंड्री, अपने विलेज के बाहर बाउंड्री पे फॉरेस्ट ग्रो करना। ये फॉरेस्ट का असली मीनिंग होता है। और फॉरेस्ट वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड आते हैं कुछ ना कुछ। तो अब की बार हो सकता है फॉरेस्ट को पूछ लिया जाए, फॉरेस्ट लैटिन वर्ड से लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूसेनिया ल्यूकोफाला इज बोटेनिकल नेम ऑफ विच ट्री? किस इनमें से कौन से ट्री का ये ल्यूसेनिया ल्यूकोफोलिया बोटेनिकल नेम है? तो ऑप्शन है नीम, टीक, सबबूल और बबूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी सबबूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सबबूल का बोटेनिकल नेम। नीम का आप सबको पता ही है क्या है। और किंग ऑफ टिम्बर या किंग ऑफ फॉरेस्ट पूछ लिया जाए तो अपना ऑप्शन बी टिक को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। और लेसिनिया ल्यूकोफिला इज द बोटेनिकल नेम किसका है? सबबूल का ये इस बोटेनिकल नेम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बेंच टेरेसिंग इज अडोप्टेड इन सोइल विथ स्लोप। बेंच टेरेसिंग कितने प्रतिशत ढलान तक अपन उसको अडोप्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंच टेरेसिंग का ऑप्शन सी 16 से 33%। बेंच टेरेसिंग ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखना कि बेंच टेरेसिंग कितने प्रतिशत स्लोप तक यूज करते हैं। तो ये करते हैं 16 से 33% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द टर्म वाज कॉइन्ड बाई सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिर एक टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे लिखना कुछ छूट गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है एक्चुअली कि जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है, सोशल फॉरेस्ट्री टर्म किसने दी थी, सोशल फॉरेस्ट्री की टर्म किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सोशल फॉरेस्ट्री की टर्म दी थी वेस्टरबॉय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री की टर्म दी थी वेस्टरबॉय। सोशल फॉरेस्ट्री की टर्म किसने दी थी, वेस्टरबॉय ने। और चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट नोटिफिकेशन या जो नेक्स्ट भी अपन MCQs की सीरीज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर सीडलिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। क्वेश्चन है, एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर सीडलिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्ट क्रॉप के लिए 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया नर्सरी के लिए रिक्वायर होता है इसमें। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों, 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए फॉरेस्ट क्रॉप के लिए कितनी होती है, 400 मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। किसके लिए, फॉरेस्ट क्रॉप के लिए। इसमें नर्सरी लिखा हुआ नहीं है, ये कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखना कि 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए, फॉरेस्ट क्रॉप की 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है 400 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉमन फ्रूट ग्रो इन होम गार्डन। कॉमन फ्रूट ग्रो इन होम गार्डन। तो होम गार्डन के लिए कॉमन फ्रूट कौन सा ग्रो करते हैं, तो वो है दोस्तों ऑप्शन बी, पाइनएप्पल। होम गार्डन के लिए कॉमन फ्रूट करते हैं, पाइनएप्पल को ग्रो करते हैं। और होम गार्डन के लिए दोस्तों हाई रेनफॉल ज़रूरी है। होम गार्डन के लिए हाई रेनफॉल ज़रूरी होती है। और होम गार्डन में अपना तीनों सिस्टम हो जाता है, वो एग्री फूड क्रॉप भी ग्रो करते हैं, सिल्वीकल्चर क्रॉप भी करते हैं और पास्चर मैनेजमेंट करते हैं। जहाँ तीनों सिस्टम मिल जाते हैं उसको अपन होम गार्डन कहते हैं। और होम गार्डन के लिए हाई रेनफॉल ज़रूरी होती है। और होम गार्डन के लिए कॉमन फ्रूट ग्रो करते हैं इसमें पाइनएप्पल। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि होम गार्डन से रिलेटेड, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हाई रेनफॉल एरिया। तो अपन होम गार्डन के लिए हाई रेनफॉल एरिया आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ होमस्टेड वेरीज फ्रॉम। ऑप्शन ए 5 हेक्टेयर, 0.1 to 6 हेक्टेयर, सी है 10 to 15 हेक्टेयर, डी है 0.2 से 0.5 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.2 से 0.5 हेक्टेयर होमस्टेड वेरीज करता है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ट्री, क्रॉप एंड एनिमल ऑफ पास्चर। दोस्तों इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का राजस्थान प्री पीजी या अदर जो फॉरेस्ट्री कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है सिस्टम में से। अब कौन सा सिस्टम किस में फिट बैठता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पूछ रहा है कि विच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्री। उसमें ट्री भी होना चाहिए, क्रॉप भी होनी चाहिए और एनिमल और पास्चर भी होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि अपन ट्री के लिए सिल्वीकल्चर यूज करते हैं, क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर या एग्रो से रिलेटेड जो टर्म है वो यूज करते हैं। और एनिमल या पास्चर, एनिमल या तो एनिमल आएगा या पास्चर वहाँ आता है, तो अपन इसके लिए टर्म पास्चर यूज करते हैं। तो 3 टर्म इसमें यूज करना है अपन को, ट्री के लिए, क्रॉप के लिए और एनिमल के लिए। तो इसमें देखो 3 टर्म किस में है। ऑप्शन ए है अपना सिल्वी पास्चर सिस्टम। तो दोस्तों सिल्वी में अपन ट्री ग्रो करते हैं, पास्चर में अपना एनिमल और पास्चर मैनेजमेंट आ जाता है। तो इसमें तो ये अपना होगा नहीं, ये तो यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, एग्रो सिल्वी पास्चर। तो एग्रो में अपन क्या ग्रो करते हैं, क्रॉप, फूड क्रॉप ग्रो करते हैं, एग्रो ये भी आ गया। सिल्वी कल्चर में अपन ट्री करते हैं और पास्चर में अपन पास्चर मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें ये अपना ऑप्शन नंबर 20 में सही फिट बैठ रहा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। एग्रो में अपन करते हैं क्रॉप आ गई, प्लस आगे इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप आ गई।
40 आ गई, और प्लस आगे आगे पास्चर मैनेजमेंट, वहाँ पे पास्चर मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह आपको इन वर्ड को, एक एक वर्ड को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो इस तरह से आप सिस्टम के क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हो और आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड ऑफ होम लैंड। फॉरेस्ट्री की ऐसी प्रैक्टिस जो आउटसाइड ऑफ लैंड, मतलब आउटसाइड द फार्म लैंड से आउटसाइड होती है। द रिजर्व फॉरेस्ट इंक्लूड राइजिंग ऑफ ट्री और कैनाल, बैंक, रेलवे, रोड साइड, अंडर हाई टेंशन लाइन, फॉर श्योर एरिया ऑफ टैंक्स, रिजर्व एंड ऑन मार्जिनल लैंड नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी फॉरेस्ट्री की ब्रांच है जिसमें अपन जो अपनी रेलवे लाइन होती है, रोड के चारों तरफ, रोड के साइड में, रेलवे लाइन के साइड में, वहाँ पे अपन जो ट्री ग्रो करते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर, वो होती है अपनी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो इसका कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इन फॉरेस्ट्री की कौन सी शाखा में रेलवे स्टेशन के चारों तरफ आप देखते होंगे बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं, सड़कों के दोनों तरफ भी वृक्ष लगे रहते हैं, वो आते हैं अपना एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। और इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन इकोलॉजी फॉर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। इकोलॉजी फॉर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का बेस है इकोलॉजी फॉर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये किसने दिया था? तो दोस्तों इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये दी थी अपने चैंपियन एंड स्मिथ ने दिया था 1968। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था इकोलॉजी फॉर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें फॉरेस्ट को कितने प्रकार में बांटा गया था? तो इसमें फॉरेस्ट को 5 तो ग्रुप थे, 5 तो GROUP 5 ग्रुप एंड 16 टाइप। तो इसमें पूछ लेते कभी कभी कि फॉरेस्ट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फॉरेस्ट को अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग 16 टाइप, अगर टाइप पूछा जाए फॉरेस्ट का तो वो है 16 टाइप, और अगर ग्रुप पूछा जाए तो 5 ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया था। दोबारा देख लो कि ये क्लासिफिकेशन इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया था? चैंपियन एंड स्मिथ ने। और इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को 5 तो ग्रुप में डिवाइड किया गया था और 16 टाइप प्रकार, फॉरेस्ट के 16 प्रकार थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सर्विस बेस्ट क्लासिफिकेशन जो अडोप्टेड है, जो अपन के द्वारा स्वीकार्य है, तो वो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन यही है इकोलॉजी बेस्ड वाली, जिसने चैंपियन एंड स्मिथ ने दिया था 5 ग्रुप एंड 16 टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई इसका मतलब है सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी स्वतंत्रता के बाद की पूछ रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंसी 1952। फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है। और अगर ऐसे पूछ ले यही क्वेश्चन कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी ये है 1988 में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया की। और अगर दोस्तों यह क्वेश्चन ये राजस्थान प्रीविजी राजस्थान स्टेट में हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी इन राजस्थान स्टेट में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आएगी। दोस्तों राजस्थान स्टेट की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है 2010। बहुत ही कम लोगों को ये इसका पता है 2010 वाले का। सब न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी पूछते ही अपन 1988 कर देते, जो अपना गलत है। और राजस्थान न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 2010 है, चूँकि राजस्थान प्रीविजी राजस्थान गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही है, तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वो है 2010। और अगर इंडिया की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी पूछा जाए तो वह है 1988।
और फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952। और अगर ऐसे पूछ ले जाए, ना कोई प्री इंडिपेंडेंस ना कोई फास्ट इंडिपेंडेंस, ऐसे सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि नेशनल फॉरेस्ट्री केम फर्स्ट इन, मतलब इंडिया में पहली नेशनल फॉरेस्ट्री कब आई थी, और उसमें ऑप्शन आ जाए 1952 भी ऑप्शन में दे रखा होगा, और 1988 भी ऑप्शन में दे रखा होगा, 1894 भी ऑप्शन में दे रखा होगा, तो उस केस में अपना 1894 वाला राइट माना जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे प्री पूछे या पास्ट पूछे, इंडिकेट करके पूछे कि पास्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद वो पहली थी 1952 वाली, और ओवरऑल 1894 में पहली अपनी आ चुकी थी, और 1952 के अकॉर्डिंग अपने 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना जरूरी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये अपना है झांसी, और अगर इसकी सन भी पूछ ले जाए, इस्टेब्लिश की सन है इसकी 1988 इसकी सन है, तो ये भी पूछ लेते। एक इंस्टीट्यूट और होता है FRI फॉरेस्ट से संबंधित है। एक तो हो गया अपना नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी 1988, एक है FRI जिस सभी को पता होगा ये कहाँ पे स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपना देहरादून में स्थित है FR। और ये कब इस्टेब्लिश होता है, ये होता है 1906 में, ये भी डेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये है झांसी में 1988, और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में। तो कन्फ्यूज ना होना, कोई सा भी इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्योर फॉरेस्ट व्हेन वन स्पीसीज डोमिनेट। जो प्योर फॉरेस्ट होता है वहाँ पे एक स्पीसीज डोमिनेंट, कितने % एक स्पीसीज होती है, तब जाके अपन उसको प्योर फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे मान लो ये अपना फील्ड है, इस फील्ड में अपन ने ट्री ग्रो कर रखा है, कुछ भी ऐसे मान लो ट्री चल रहा है, और उसमें अगर एक ही स्पीसीज की अगर मोर देन 80% होती है, मोर देन 80% एक ही स्पीसीज हो रही, तो वो होता है प्योर फॉरेस्ट। अगर अपने उस एरिया में मतलब विभिन्न प्रकार की स्पीसीज फॉरेस्ट में रहती है, 10-20% दूसरी टिक की आ जाती है, 10% अर्जुन लगा देते हैं, 10% सबूल लगा देते हैं, ऐसे मिक्स फॉरेस्ट होता है, उसमें अपना मतलब मोर देन 80% नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है प्योर फॉरेस्ट व्हेन वन स्पीसीज डोमिनेट, प्योर फॉरेस्ट में वन स्पीसीज कितने % पर मतलब डोमिनेट रहते हैं, तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन बी मोर देन 80%। प्योर फॉरेस्ट व्हेन वन स्पीसीज डोमिनेट मोर देन 80%। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, diameter, height and volume from age and increment of single tree stand of whole wood either standing after filling। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि फॉरेस्ट्री की कौन सी ब्रांच में ट्री की डायमेंशन की डिटर्मिनेशन की जाती है। ट्री की डायमेंशन, अब डायमेंशन में क्या क्या आता है, डायमेंशन में डायमीटर आती है प्लांट की, किसी भी प्लांट की डायमीटर, उसकी हाइट और वॉल्यूम, ये उसके डायमेंशन में आती है। और डायमेंशन डिटर्मिनेशन के लिए फॉरेस्ट्री की कौन सी ब्रांच होती है, उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको अपन कहते हैं ऑप्शन ए फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज द राइट आंसर। फॉरेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन के लिए फॉरेस्ट मेंसुरेशन राइट आंसर होता है। और डायमेंशन में क्या क्या आता है, उसके ट्री का डायमीटर आता है, ट्री की हाइट आती है, ट्री का वॉल्यूम आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फॉरेस्ट मेंसुरेशन हो गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट ईयर राजस्थान प्री PG 2019 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसको गलत किया था, और गलत सबको पता था इसका आंसर, फिर भी गलत किया था। और गलत क्यों किया था ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले। तो क्वेश्चन है एज पर FAO रिकमेंडेशन डायमीटर एट ब्रिस्ट हाइट इज मेजर्ड एट फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री। मतलब ट्री की DBH हाइट कितनी रहती है, सबको पता है ट्री की DBH हाइट होती है 1.37, पर यह चीज़ किसी को नहीं पता कि अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू FAO के अकॉर्डिंग ट्री की DBH हाइट होती है जो 1.30। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको FAO दे के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका राइट आंसर ऑप्शन 3 1.13 मीटर हो गया। और अगर ऐसे इंडिया में जनरली ग्रो करते हैं वो उसकी DBH हाइट होती है 1.37। लास्ट ईयर एग्जाम में सेम ऐसा का ऐसा डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन पूछा था और उसका राइट आंसर होता है 1.30 मीटर। इस क्वेश्चन का दोबारा रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देख लेना कि FAO के अकॉर्डिंग 1.30 मीटर और वैसे इंडिया में इसकी स्टैंडर्ड DBH हाइट है 1.30 मीटर। तो इसको गलत मत करना दोस्तों। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री PG राजस्थान प्री PG में। साइंस ऑफ डिटरमाइन पोस्ट क्लाइमेट फ्रॉम ट्री रिंग। फॉरेस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिसमें अपन ट्री की रिंग के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि उस टाइम पे क्लाइमेट कैसा था, पहले का क्लाइमेट कैसा था। किसके आधार पर पता लगाते हैं? ट्री की रिंग के आधार पर अपन पता लगाते हैं कि पहले का क्लाइमेट कैसा था। तो उस साइंस को अपन बोलते हैं दोस्तों डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। उस साइंस को बोलते हैं डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। इसका ऑप्शन है सी डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। दोबारा ध्यान से देखना डेफिनेशन को। साइंस ऑफ डिटरमाइन पोस्ट क्लाइमेट फ्रॉम ट्री रिंग। ट्री रिंग के आधार पर ट्री का पोस्ट क्लाइमेट के बारे में पता लगाते वो है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। और अगर अपन ट्री रिंग के आधार पर ट्री की एज का पता लगाते हैं तो उस साइंस को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उस साइंस को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और अगर पोस्ट क्लाइमेट का पता लगाते हैं डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। और अगर पहले उस ट्री की एज का पता लगाते हैं किसके आधार पर? ट्री रिंग्स के आधार पर, तो वो होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और हाँ दोस्तों, डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डेंड्रोक्रोनोलॉजी की एक ब्रांच है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क इज लोकेटेड। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है अपना बूंदी, बी है कोटा एंड झालावाड़, सी है अजमेर, डी है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मुकुंदरा हिल है ऑप्शन बी, कोटा एंड झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी है नीलगिरी तमिलनाडु, सी है कर्नाटका, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी एंड तमिलनाडु। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट। टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट और स्टैंड इंक्लूड। तो दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि टेंडिंग ऑपरेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिसेज इंक्लूड है निम्न में से। तो आप सभी को पता होगा कि टेंडिंग ऑपरेशन में थिनिंग इंक्लूड है, प्रूनिंग इंक्लूड है और वीडिंग भी इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेंडिंग ऑपरेशन में ये तीनों की तीनों प्रैक्टिसेज इंक्लूड है। दोस्तों टेंडिंग इज ए ब्रॉड फंक्शन है। किसी भी फॉरेस्ट्री का टेंडिंग एक ऑपरेशंस का सेट है, खुद एक ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशंस का सेट है जिसमें अलग अलग प्रैक्टिसेज इंक्लूड आती है। थिनिंग हो गई, वीडिंग हो गई, प्रूनिंग हो गई, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ऐसा आया था, 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो प्रैक्टिस है वो टेंडिंग ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं है। तो टेंडिंग ऑपरेशन में एक तो सॉइल प्रैक्टिसेस जितनी भी है वो टेंडिंग में इंक्लूड नहीं है, और साथ में इरिगेशन, ड्रेनेज एंड ब्रूनिंग, ये 4 प्रैक्टिस है जो टेंडिंग ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं है। तो इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल देके आपको पूछ सकता है। दोबारा बताता हूँ कौन कौन सी प्रैक्टिसेस टेंडिंग ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं है। एक तो इसमें सॉइल की प्रैक्टिसेस, जितनी भी सॉइल प्रैक्टिसेस है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, इरिगेशन वो इंक्लूड नहीं है, ड्रेनेज वो इंक्लूड नहीं है, एंड ब्रूनिंग मतलब जलाना वगैरह वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ए प्रोसेस इन विच द ब्रांच ऑफ प्लांट इज कट ऑफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लीस ऑफ न्यू शूट। मतलब क्वेश्चन दिस इज ए प्रोसेस इन विच द ब्रांच ऑफ प्लांट कट ऑफ द ऑर्डर टू, मतलब उसको कहाँ से जो ट्री के 2 मीटर हाइट से काटते हैं और वहाँ से अपन को जो न्यू शूट वगैरह है वो मिल जाती है और वहाँ से न्यू शूट आती है, तो उसको अपन पोलार्डिंग कहते हैं। और पोलार्डिंग की हाइट भी पूछ लेते दोस्तों, ग्राउंड लेवल से इसकी
और देखो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी 2 मीटर। 2 मीटर इसको काट देते हैं यहाँ से, और जो भी ऊपर वाले जो ब्रांच है उसको मेन ब्रांच है या सेकेंडरी है इसको काट के अलग कर लेते हैं। और जो अपना ये 2 मीटर हाइट हो गया इसको अपन पोलार्डिंग कहते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे न्यू सूट आती है और ग्रोविंग फास्ट होती है, इसलिए अपन पोलार्डिंग प्रैक्टिसेस करते हैं और उसकी हाइट होती है 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है establishing a forest by artificial means on area on which not forest vegetation has existed for a long time is the in the past। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एफॉरेस्टेशन। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूज़फुल लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपको हमारा वीडियो के जैसा भी लगा उसका रेस्पॉन्स हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। धन्यवाद।